तो हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम प्लेस। मैं हूं आपका दोस्त सचिन शर्मा। ऑल एग्जाम प्लेस पर आप सभी प्यारे दोस्तों का बहुत 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 स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी प्यारे दोस्त जो हैं हमारे सभी पहले की तरह एकदम शानदार, जानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद होंगे। दोस्तों, आज की हमारी क्लास जो है इसमें हम यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था उसी के आगे की चर्चा करने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं मेरे प्यारे दोस्तों, अगर घर बैठे एकदम शानदार तरीके से तैयारी करना चाहते हो मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल और मध्य प्रदेश एसआई की, तो एकदम शानदार तैयारी कर सकते हो मेरे प्यारे दोस्त घर बैठे। इसके लिए करना ये होगा, आपको हमारा एप्लीकेशन जो है अपने फोन पर इंस्टॉल करना होगा। इसके बाद में आप वहां पर जाके हमारा कोर्स परचेज कर सकते हो। वहां पर आपको जो है फ्री में टेस्ट सीरीज भी मिलती है। हर संडे जो है फ्री टेस्ट सीरीज का आयोजन किया जाता है। इसके अलावा वीडियो लेक्चर भी आपको फ्री मिल जाता है। स्टडी मटेरियल भी काफ़ी आपको वहां पर हमने फ्री में दे रखा है। तो प्लीज़ हमारा जो एप्लीकेशन है उसको जरूर से अपने फ़ोन में इंस्टॉल करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो है मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम है सचिन शर्मा। आप मुझे जो है फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़ने के लिए आप इस नंबर पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरे सारे वीडियो लेक्चर्स का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, मेरे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए अपना पूरा नाम लिख करके मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन। अभी भैया मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी आप सबसे कम फीस में कर सकते हो। मात्र और मात्र 800 रुपए में एमपीएसआई की तैयारी कर सकते हो और मात्र 550 रुपए में एमपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर सकते हो। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये आ गया मेरे प्यारे दोस्तों। क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा संदर्भ जो है, कौन सा कथन जो है ये आपका सही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है, विथ रेफरेंस टू द एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। इनमें से कौन सा एक कथन जो है ये सही नहीं है। पहला कथन दिया हुआ है, द पोर्चुगीज कैप्चर्ड गोवा इन 1499। क्वेश्चन में कह रहा है कि पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर अधिकार कर लिया दोस्तों, है ना। दूसरा कथन ये कह रहा है, द इंग्लिश ओपन देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मसूलीपट्टनम। मतलब जो अंग्रेज थे इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री जो है साउथ इंडिया में, मतलब दक्षिण भारत में मसूलीपट्टनम में ओपन की थी। तीसरा कथन ये कह रहा है, इन ईस्टर्न इंडिया मतलब पूर्वी भारत में अंग्रेजों ने जो है अपनी पहली फैक्ट्री जो है ये उड़ीसा में 1633 में स्टैब्लिश की थी। इसके अलावा चौथा बोल रहा है, अंडर द लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द फ्रेंच ऑक्यूपाइड मद्रास इन 1946। तो ये कह रहे हैं जो डुप्लेक्स था, जो गवर्नर था आपका, ये इसने जो फ्रेंच गवर्नर था इसने मद्रास को वर्ष 1746 में ऑक्यूपाई कर लिया था। तो क्वेश्चन जो आपसे पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो मेरे प्यारे दोस्तों 1510 वो ईयर है जब पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। क्या किया था? पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा किया था। तो हमारा जो पहला वाला स्टेटमेंट है यही गलत हो गया। इस हिसाब से हमारा जो आंसर होगा वो हो जाएगा ए, है ना। ए जो है ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुर्तगालियों ने 1499 नहीं 1510 में जो है गोवा को कैप्चर किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज अ रीजन फॉर विच द फ्रेंच कुड नॉट सक्सीड इन इंडिया इन 18th सेंचुरी। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो फ्रेंच थे उनका भारत में सफल नहीं हो पाने के पीछे का जो है महत्वपूर्ण कारण कौन सा था। मतलब क्वेश्चन पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था जिस वजह से फ्रेंच जो है ये 18वीं शताब्दी में भारत में सफल नहीं हो सके। तो भैया पहला आपका ऑप्शन है, दे साइडेड विद द वीक इंडियन साइड सच एज चंदा साहेब एंड मुजफ्फर जंग। दूसरा बोल रहा है, डुप्लेक्स वॉज कॉल्ड बैक एट क्रूशियल टाइम। मतलब डुप्लेक्स जो था वो जो है एक महत्वपूर्ण काम वो कर रहा था और उस काम को करते समय उसे वापस बुला लिया गया था।
पहला बोल रहा है कि चंदा साहेब और मुजफ्फर जैसे जंग जैसे जो कमजोर भारतीय थे उनके पास में, उनकी वजह से जो है वो सक्सेस नहीं हो पाए। दे कंस्पायर्ड अगेंस्ट द इंडियन पावर, उन्होंने भारतीय शक्तियों के खिलाफ जो है साजिश रची थी, है ना, साजिश रची थी इस वजह से। दे ट्रेडिंग कंपनी वाज हेवीली डिपेंडेंट ऑन द फ्रेंच गवर्नमेंट, या फिर वो जो कंपनी थी, जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो ट्रेड व्यापारिक कंपनी थी, ये पूरी तरह से जो है फ्रांसीसी सरकार पर डिपेंडेंट थी। तो भैया एक चीज समझो आप, जो फ्रेंच कंपनी थी इसकी सबसे बड़ी कमजोरी यही थी दोस्तों कि ये पूरी तरह से जो फ्रेंच की सरकार थी ना इसके ऊपर निर्भर थी, बहुत ज्यादा इसके ऊपर डिपेंडेंट थी। सरकारी कंपनी थी ना भैया, ये एक सरकारी कंपनी थी। फ्रेंच कंपनी से जो है अधिकार पत्र लेकर के ये यहां पर आए थे दोस्तों। तो जो ट्रेडिंग कंपनी थी, फ्रेंच की सरकारी कंपनी जो थी, फ्रेंच कंपनी थी, ये लगभग पूरी तरह से किसके ऊपर डिपेंडेंट थी, ये फ्रांसीसी सरकार के ऊपर डिपेंडेंट थी मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है भैया, देखो जीन बैप्टिस्ट कोलबर्ट था, इसने 1664 में फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना भारत में की थी। ठीक है, और अंग्रेज और डच जो है, अंग्रेज और डच जो थे इनसे प्रतिद्वंदिता करने के लिए, इनसे जो है प्रतिद्वंदिता करने के इरादे से जो है इन्होंने यहां पर जो है फैक्ट्री स्टैब्लिश की। इनकी ट्रेडिंग कंपनी जो थी दोस्तों ये बहुत अधिक हद तक क्या थी, जो फ्रेंच सरकार थी इसके लिए ये डिपेंडेंट थी। तो ये चीजें हमें याद रखनी है। सरकार का मतलब समझ लो, सरकारी का मतलब समझ लो भैया। सरकारी मतलब बहुत ज्यादा गोलमाल हो रहा है, घपला हो रहा है बहुत ज्यादा। सरकार, अपनी सरकार देख लो, सरकारी स्तर पर कैसा काम होता है ना, कागजों में बहुत काम हो जाते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या होती है, वास्तव में क्या वैसे कार्य होते हैं जो कागजों में काम होते हैं। तो उस समय की बात कर रहा हूं मैं, भ्रष्टाचार भी बहुत ज्यादा था, व्याप्त था, इस वजह से ये यहां पर सफल नहीं हो पाए। अगला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, विच वन अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ट्रू अबाउट केरला किंग मार्तंड वर्मा, इनमें से कौन सा कथन केरला के जो राजा थे मार्तंड वर्मा इनके बारे में सही नहीं है। क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। तो भैया ही रूल्ड ओवर त्रावणकोर, मतलब इन्होंने जो है पूरे त्रावणकोर पर जो है राज किया, शासन किया। ही सब्स्टिट्यूट द फ्यूडोरिटीज, मतलब जो सामंत थे इनके वश में, इन्होंने वश में कर लिया था। या फिर ही गेव हैवी ब्राइब्स टू द यूरोपियन ऑफिसर्स इन मेंटेनिंग पीस, मतलब शांति बनाए रखने के लिए इन्होंने जो यूरोपीय अधिकारी थे इनको बहुत ज्यादा मात्रा में क्या दी, घूस दी, रिश्वत दी। इसके अलावा उसने एक मजबूत आधुनिक सेना का आयोजन किया। क्या इसने ही ऑर्गेनाइज्ड अ स्ट्रॉन्ग मॉडर्न आर्मी, इसने एक आधुनिक सेना बनाई थी। तो भैया ये ऐसा आदमी था, इसने बोला भैया एक काम करो यार, शांति वांति बनाए रखो और तुम्हें जो चाहिए पैसा खर्चा पानी हमसे लेते रहो। तो इसने क्या किया, इसने जो है यूरोपियन अधिकारियों को इसके क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए भारी भरकम रिश्वत दी थी दोस्तों, है ना। इसका पूरा नाम की अगर मैं बात करूं तो अनिजम थिरुनल वीरबाला मार्तंड वर्मा जो था, इसका पूरा नाम था दोस्तों। 1729 से 1758 तक, जब तक ये मर नहीं गए तब तक इन्होंने जो है त्रावणकोर को रूल किया था मेरे प्यारे दोस्तों। ये जो थे इन्होंने डच के खिलाफ 1741 में कोलाचोल की जो बैटल हुई थी, इस बैटल में जो है यूरोपीय सशस्त्र बल जो थे इनको हराने वाला एकमात्र भारतीय राजा है ये, है ना, एकमात्र भारतीय राजा था। तो इनका नाम याद रखना, अनिजम थिरुनल वीरबाला मार्तंड वर्मा जो है इनका पूरा नाम था दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग यूरोपियंस वेयर द लास्ट टू कम टू प्री इंडिपेंडेंट इंडिया एज ट्रेडर्स, तो मतलब स्वतंत्रता के पूर्व जो है इनमें से कौन सी यूरोपीय कंपनी थी जो सबसे ये जो थे ये भारत आए थे। तो ये कौन सी कंपनी थी भैया, ये कंपनी थी आपकी फ्रेंच। कौन सी कंपनी थी, फ्रेंच थी। अभी आपने देखा ना 1664 माफी चाहूंगा, 1664 में जो है फ्रेंच जो थे ये इंडिया आए थे, है ना मेरे प्यारे दोस्तों। ट्रेड करने के उद्देश्य से, प्रतिद्वंदिता के उद्देश्य से आए थे, अभी हमने देखा, है ना। अगला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज
कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी। तो मैंने आपको ब्लू वाटर पॉलिसी जो है ये मैंने आपको पढ़ाई थी लास्ट क्लासेस में, जो है आपने पढ़ा है। इनमें से किसे जो है ब्लू वाटर पॉलिसी से जुड़ा हुआ है, कौन जुड़ा हुआ है, तो आपको पता है भैया, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। क्या नाम था इसका? फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो था, इसका संबंध जो है, इसका संबंध आपके ब्लू वाटर पॉलिसी से है। किससे है? इसका संबंध आपके ब्लू वाटर पॉलिसी से है। किससे है? ब्लू वाटर पॉलिसी से आपके अल्मीडा का संबंध है। याद रखिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा जो है ये इसका पूरा नाम था मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए, नेम ऑफ द फ्रेंच कमांडर who was co-defeated in the battle of Vandivos in 1760। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन पर गया दोस्तों यहाँ से कि जो आपकी वांडीवॉस की जो लड़ाई हुई थी वो कब हुई थी, तो आपने देख लिया 1760 में आपकी वांडीवॉस बैटल ऑफ वांडीवास हुई, है ना। बैटल ऑफ वांडीवास हुई, वांडीवास में पराजित हुए, लेकिन एक और फ्रेंच कमांडर थे जो सह कमांडर थे, ये भी जो है इसमें पराजित हुए थे। ये जो सह कमांडर थे इनका नाम क्या था, ये पूछ रहा है आपसे क्वेश्चन में। को डिफीटेड मतलब ये जो है ये भी डिफीट हुए थे, इनका नाम क्या था? काउंट डी लाली, फ्रांसिस मार्टिन डुप्लेक्स, या फिर नॉन ऑफ दी अबव। तो भैया ये जो थे गणना लाली नहीं है भैया, ये आपके क्या हैं? ये आपके काउंट डी लाली हैं। कौन है? काउंट डी लाली जो है इनका नाम है ना। काउंट डी लाली इनका नाम था, है ना। याद रखिएगा बच्चा, ठीक है। काउंट डी लाली जो थे ये सह कमांडर थे, ये को डिफीटेड थे, मतलब ये भी कमांडर थे और ये भी जो है इसमें पराजित हुए थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द एनवॉय ऑफ ब्रिटिश किंग्स जेम्स फर्स्ट एट जहांगीर कोर्ट। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश राजा जेम्स प्रथम के राजदूत कौन थे? तो बच्चा आपको मैं बता देना चाहता हूं कि हमारे जो अकबर थे, है ना, अकबर जो थे, अकबर के लिए एक लेटर लेकर के आए थे। कौन? अकबर के नाम पर यह पत्र भेजा गया था। लेकिन जब ये कैप्टन हॉकिंस थे, ये जो हॉकिंस थे, ये जब इंडिया पहुंचे दोस्तों, तो इस समय अकबर जो है इनकी मृत्यु हो गई थी और इनका जो बालक था, इनका जो बच्चा था, वो अब क्या बन चुका था? वो अब मुगल बादशाह बन चुका था। मतलब जहांगीर जो था ये आपका मुगल बादशाह बन गया था और जहांगीर जो थे इनके दरबार में ये पहुंचे। भैया इतने ज्यादा वाकपटुता थी, इतनी ज्यादा वाकपटुता के धनी थे आपके विलियम हॉकिंस, जो कैप्टन हॉकिंस थे, कि इन्होंने जहांगीर को अप्रोच कर लिया इंडिया में ट्रेड करने के लिए। इसके बाद में जहांगीर इनसे इतने ज्यादा प्रसन्न हुए दोस्तों, कहा जाता है कि जो विलियम हॉकिंस थे इनको टर्किश आती थी और जहांगीर जो थे इनको भी टर्किश आती थी। तो इनकी कन्वर्सेशन बहुत अच्छे से हुई और इन्होंने आपस में संवाद किया, आपस में बातचीत की। जहांगीर जो थे दोस्तों ये चित्रकला प्रेमी थे। क्या थे? ये चित्रकला प्रेमी थे। और हॉकिंस जहां तक ये बात जान गए थे कि आपके जो जहांगीर है ये चित्रकला प्रेमी है, अपने साथ में एक पेंटिंग लेकर के आए थे। ये इन्होंने जहांगीर को पेंटिंग दी। जहांगीर ने अपने जो पेंटर्स थे इनको बुलाया और उस पेंटिंग को जो है अपने पेंटर्स को दिया, बोला लेके जाओ, इसको लेके जाओ। वो पेंटर्स ले करके गए और जब वो पेंटिंग वापस लेकर के आए, जहांगीर ने आपके हॉकिंस की फोटो जो है, जो पेंटिंग थी उसको सामने रखा और जो उसके जो आदमी थे, जो पेंटर्स थे जहांगीर के, उन्होंने जो पेंटिंग्स बनाई थी दोनों पेंटिंग्स को सामने रखा और हॉकिंस से बोला कि बताओ इनमें से तुम्हारी कौन सी पेंटिंग है। और आपके जो हॉकिंस थे वो पहचान नहीं पाए थे दोस्तों। तो इस कदर की चित्रकला जो है ये जहांगीर के जो है पेंटर्स किया करते थे। जहांगीर चित्रकला प्रेमी थे, है ना। इनका ना ये याद रखिएगा, चित्रकला के क्षेत्र में आपका जहांगीर का जो है नाम आता है मेरे प्यारे दोस्तों। अगर स्थापत्य के क्षेत्र में देखा जाए तो आपके शाहजहां का आता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम किया शाहजहां ने। चित्रकला के क्षेत्र में जो है आपके जहांगीर ने काम किया। इसके अलावा अगर मैं बात करूं मेरे प्यारे दोस्तों, सर्वधर्म संभाव के क्षेत्र में अकबर ने काम किया। तो हर एक मुगल बादशाह जो थे ये किसी ना किसी फील्ड में जो थे दोस्तों ये ट्रेंड थे। तो इनको याद रखिएगा आप, ठीक है। विलियम हॉकिंस आए और इतना ज्यादा प्रभावित हुए विलियम हॉकिंस जो है जहांगीर से
से कि जहांगीर ने दोस्तों इनको मनसबदार बना दिया था, इनको मनसबदार तक बना दिया था भैया। दिल्ली में बढ़िया घर दिया रहने के लिए, एकदम शानदार वाला, एकदम आलीशान। ठीक है, चलिए तो याद रखिएगा कौन लेकर के आया था भैया, ये लेके आए थे विलियम हॉकिंस। अंग्रेज प्रतिनिधि के रूप में कप्तान विलियम हॉकिंस को सम्राट जहांगीर का जो है गर्मजोशी से आतिथ्य प्राप्त हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सम्राट और हॉकिंस के बीच चर्चा जो है ये टर्किश में हुई थी, क्योंकि दोनों जो थे इस भाषा के अच्छे जानकार थे। कैप्टन विलियम्स हॉकिंस as English representative was received by Emperor Jahangir with warmth hospitality। warmth hospitality मतलब गर्म जोशी के साथ में स्वागत करना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है which one of the following was the first fort constructed by the British in India। ब्रिटिश द्वारा जो है इनका पहला किला जो है, ये जो है कौन सा किला कहलाता है, कौन सा किला जो है इनके जो द्वारा जो है निर्मित किया गया था दोस्तों। तो आपको याद होगा फोर्ट विलियम। फोर्ट विलियम जो था क्या था, फोर्ट विलियम जो था ये इनका पहला किला था दोस्तों। क्या था, ये इनका पहला किला था। ठीक है, याद रखिएगा डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। क्या है, डी जो है ये हमारा करेक्ट आंसर है। आंसर है फोर्ट विलियम कलकत्ता 1781। 1781। अगर अन्य ऑप्शन की बात करें तो फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है ये आपका चेन्नई में है, 1644 में एस्टेब्लिश हुआ। फोर्ट सेंट डेविड जो है ये आपका मद्रास में है, 1670 में एस्टेब्लिश हुआ। फोर्ट सेंट एंजेलो जो है ये केरला में है 1505 में, लेकिन ये पुर्तगालियों ने स्थापित किया था। ये सारी चीजें भी हमें याद रखनी है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है द बैटल ऑफ बॉन्डीवॉस वॉज फॉट बीन, किसके बीच में लड़ी गई थी भैया बॉन्डीवॉस? ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी, ब्रिटिश एंड डच कंपनी, डच एंड पोर्चुगीज कंपनी, फ्रेंच एंड डच कंपनीज। बॉन्डीवॉस की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? तो भैया बॉन्डीवॉस की लड़ाई जो है ये किसके बीच में लड़ी गई थी? अभी आपने देखा 1760 में लड़ी गई। किसके बीच में लड़ी गई भैया? ये आपकी लड़ी गई ब्रिटिश एंड फ्रेंच कंपनी। जो ब्रिटिश थे और फ्रेंच कंपनी जो थी इनके बीच में आपकी बॉन्डीवॉस की लड़ाई लड़ी गई थी मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बॉन्डीवॉस की लड़ाई जो है ये ब्रिटिश और फ्रेंच कंपनियों के बीच लड़ी गई थी। फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच लड़ा गया ये तीसरा कर्नाटक युद्ध था दोस्तों। बंगाल और हैदराबाद में पर्याप्त लाभ कमाने के बाद अंग्रेजों ने जो है दोस्तों भारी मात्रा में राजस्व एकत्रित करने के बाद बॉन्डीवॉस में फ्रांसीसियों का सामना करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित थे, बिल्कुल तैयार बैठे थे भैया ये लड़ने के लिए। ये तो मौका ही ढूंढते थे ना, कोई भी हमको जो है मौका मिले। मैंने आपको बताया था यूरोप में अगर इनकी आपस में लड़ाई हो जाती थी तो उसका प्रभाव हिंदुस्तान तक में दिखाई देता था, ये हिंदुस्तान तक में लड़ने लगते थे भैया, ऐसी स्थिति थी इनकी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन द बिगिनिंग द मोटिव ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज, भैया जो ब्रिटिश कंपनी थी शुरुआत में इसका मकसद क्या था? तो मैंने आपको बताया दोस्तों भारत का जो मसाला हुआ करता था, भारत का जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हुआ करती थी, इतनी प्रॉस्पेरिटी थी यहाँ पर, इतनी ज्यादा समृद्धशाली थी हमारी ये इंडस्ट्री कि इसने ना केवल पोर्चुगीज को या फिर अंग्रेजों को या फिर दुनिया की बहुत बहुत बड़ी बड़ी ताकतों को जो है हिंदुस्तान आने पर मजबूर कर दिया मेरे प्यारे दोस्तों, है ना। शुरुआत में ये ट्रेड करने के लिए आए थे, व्यापार करने के लिए आए थे, लेकिन धीरे धीरे चाहे वो लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति हो, चाहे वो आपकी सहायक संधि हो वेलेजली की, इस प्रकार से ये लोग क्या करने लगे, ये लोग हिंदुस्तान में अपना वर्चस्व स्थापित करने लगे, हिंदुस्तान में जो है क्षेत्राधिकार भी करने लगे और कई वर्षों तक हमने जो है इनकी गुलामी भी झेली दोस्तों, है ना, अंग्रेजों की। ठीक है, याद रखिएगा शुरुआत में ये केवल किस काम से आए थे? शुरुआत में ये केवल क्या करने आए थे? सिर्फ और सिर्फ जो है व्यापार का जो है ये ट्रेड करने के लिए आए थे, सिर्फ और सिर्फ जो है ये ट्रेड करने के लिए आए थे। बाद में इन्होंने जो है अधिकारों पर भी क्षेत्राधिकार करना भी प्रारंभ कर दिया। तो उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे दोस्तों आपको जो है हमारा आज का ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप सभी प्यारे बच्चे जो हैं इस वीडियो को लाइक करेंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना मेरे दोस्त, वीडियो को लाइक कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों से शेयर कर देना। हम आपसे मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।
this video.